नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष और आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। जी हां, तंबाकू सेवन और धूम्रपान के क्या कुछ दुष्प्रभाव है। ये हम सभी भली भांति जानते हैं कि तंबाकू सेवन और जो धूम्रपान है वो जानलेवा है। इसको जानते हुए भी बड़ी संख्या में लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, और जिसका खामियाजा ये होता है कि उस व्यक्ति को जो तंबाकू का सेवन करता है उसको सामाजिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर नुकसान भुगतना पड़ता है। तंबाकू का सेवन और जो धूम्रपान है वो हमारी खुशहाल जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जी हाँ, इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और इस विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। मैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ में डॉक्टर तेज प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। आप कंसल्टेंट कैंसर सर्जन हैं और लगातार 20 सालों से चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज डॉक्टर साहब हम बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जो सिर्फ किसी राज्य की समस्या नहीं है, किसी देश की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। पूरे विश्व की करीबन 22% आबादी की बात करें तो वो तंबाकू का सेवन करती है और धूम्रपान करती है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर युवाओं के प्रतिनिधि के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो जो सूखे मेवे हैं, मैं काजू खा सकता हूँ, किशमिश खा सकता हूँ और भी कई गुणकारी चीज़ें खा सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं तंबाकू का सेवन करता हूँ जो उनकी तुलना में काफ़ी महंगी है। आखिर ऐसा क्या है कि जो युवा वर्ग है वो बड़ी संख्या में तंबाकू का सेवन कर रहा है, धूम्रपान कर रहा है? सबसे पहली चीज़ तो ये एन्जॉयमेंट और प्लेजर का एक माध्यम बन चुका है। लोग पार्टीज़ वगैरह में इनमें एन्जॉयमेंट के लिए तंबाकू का सेवन करते हैं। साथ में अगर हम काफ़ी एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो बॉडी को एक टाइम के बाद रेस्ट चाहिए होता है, लेकिन हम रेस्ट नहीं देना चाहते, एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं, तो भी हम तंबाकू का सेवन करते हैं। इसके अलावा हम अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है, आसपास के लोग हैं, उनको देखते हैं, उनको समझते हैं और वो जो चीज़ करते हैं उसको हम नॉर्मल मानते हैं, उसको हम खुद भी स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि हमने जो कोई भी बच्चा होता है उसके आइडियल जो होते हैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स होते हैं जी। अगर वो पेरेंट्स को बचपन से ही तंबाकू का सेवन करते हुए देखता है तो उसको वो चीज़ नॉर्मल लगना स्टार्ट होती है जी। और वो उसी को ही फॉलो करता चला जाता है। उसके बाद में इंडिया में सेकंड नंबर पे किसी को अपन आइडियल मॉडल मानते हैं, वो या तो बॉलीवुड स्टार्स हैं या फिर क्रिकेटर्स हैं। तो अगर वो उनको देखते हैं चाहे मूवीज़ के थ्रू या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, तो उनको वो चीज़ इजीली एक्सेप्टेबल हो जाती है जी। आपने अभी चर्चा में नाम लिया एंजॉयमेंट के लिए। क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है? बॉडी की ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसको ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और जिसमें आकर कुछ कम समय अवधि के लिए लोग इसका सेवन करने लगते हैं और फिर उनकी वो आदत बनती चली जाती है? तंबाकू शरीर के हर बॉडी ऑर्गन को प्रभावित करता है, इंक्लूडिंग अपना जो ब्रेन है उसको। तो वो उसको स्टिमुलेट करता है ताकि आप स्टिमुलेशन के कारण थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क कर पाते हैं, आप लंबे टाइम तक जगे रह सकते हैं और आपकी कुछ टाइम के लिए कंसंट्रेशन थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। बट ये उसका जस्ट एक छोटा सा पार्ट है, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। बॉडी के हर बॉडी ऑर्गन को वो अफेक्ट करता है। साथ में अगर हम देखें तंबाकू के कारण जो है सेवन जो करते हैं उसके दुष्प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होते हैं, चाहे वो कैंसर की फॉर्म में हो, चाहे हार्ट अटैक के फॉर्म में हो, चाहे श्वास लेने में दिक्कत जिसे हम एम्फाइसीमा सीओपीडी बोलते हैं उनकी फॉर्म में हो। जी। एक रिपोर्ट है मेरे पास में जिसके अनुसार तंबाकू से होने वाले कैंसर से हर साल करीब 70,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। ये सिर्फ अपने देश का आंकड़ा है। यस। तंबाकू के कारण जो कैंसर्स रहते हैं, सबसे प्रमुख कैंसर उनमें अपना ओरल कैविटी कैंसर है। अगर हम देखें तो पुरुषों में सबसे कॉमन कैंसर है, जो कि अगर हम देखें अगर 100 केसेस मुंह के कैंसर्स के रहते हैं तो उनमें से लगभग 95-96% कैंसर्स जो हैं मुंह के, वो सिर्फ और सिर्फ तंबाकू के कारण से हैं। अगर हम देखें इंडिया में लगभग 33% लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, चाहे वो चेविंग फॉर्म में हो। 33% लोग जो भारत में वो तंबाकू का सेवन करते हैं, चाहे वो चेविंग फॉर्म में हो चाहे स्मोकिंग की फॉर्म में। मतलब जो तंबाकू का सेवन करता है, क्या ये मान लिया जाए कि उनको कैंसर होगा? जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनमें कैंसर का रिस्क लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये नहीं कि जो हर व्यक्ति तंबाकू लेगा उसको हर व्यक्ति को कैंसर होगा, लेकिन अगर हम बात करें जहाँ पे 100 लोगों में से 1 या 2 व्यक्ति को कैंसर होना है, तो उसके कंपेयर में अगर 100 लोग जो तंबाकू का सेवन करें तो उसमें आउट ऑफ 100 10 से 12 लोगों को कैंसर होगा, यानी कि रिस्क 3 से 4 गुनी बढ़ जाती है।
आप कंसल्टेंट कैंसर सर्जन हैं, तो आपका खुद का व्यक्तिगत अनुभव क्या कहता है? क्या ये जो जर्दा है, तंबाकू है या सिगरेट वगैरह पीते हैं, उनके जो गले का कैंसर हो रहा है, जो जैसा आपने बताया ओरल कैविटी का कैंसर, और ये ज़्यादा हो रहा है या दूसरे कैंसर ज़्यादा हो रहे हैं? सो एक्चुअली कुछ एक प्रमुख कैंसर अगर हम बात करना चाहें तो उनमें सबसे प्रमुख तो मुंह का कैंसर है। यानी कि अगर अपन देखें कोई चीज़ अपने मुंह में रहेगी, मुंह के पीछे वाले पार्ट में जाएगी, फिर खाने के रास्ते में जाएगी, अगर अपन उसको चेव कर रहे हैं तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि वो स्टार्टिंग में मुंह का कैंसर, गले के पीछे वाला कैंसर, अपना जो लेरिंग्स ध्वनि यंत्र है उसके यहाँ पे कैंसर, खाने का पाइप जिसे हम इसोफेगस बोलते हैं उसका कैंसर, स्टमक, आगे जाकर के बड़ी आंत का कैंसर, ये सब चीज़ें तंबाकू के थ्रू होती है। स्मोकिंग जो करते हैं, स्मोकिंग के थ्रू सबसे ज़्यादा वो इनहेलेशन करके ध्वनि यंत्र और उसके बाद में फेफड़ों में जाती है, तो फेफड़ों का कैंसर उनमें होता है। साथ में हम ये समझते हैं कि वो ब्लड के थ्रू भी बॉडी के दूसरे पार्ट में जाता है, जिसके कारण से हम बोल सकते हैं ब्रेस्ट का कैंसर, पेशाब की थैली का कैंसर, पैनक्रियाज का कैंसर, ये भी उसके कारण से होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ी भ्रांति ही बोला जा सकता है इसको, कि जो तंबाकू का सेवन करते हैं उनके मन में बहुत बड़ी भ्रांति रहती है कि हम तो जो गुटखा जर्दा जो भी खाते हैं मुंह तक ही रहता है, बाद में तो उसको थूक देते हैं, तो हमें कोई घाटा वगैरह नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा शारीरिक तौर पर। हम जो कोई भी चीज़ मुंह के अंदर लेते हैं तो खून के थ्रू एब्जॉर्ब होकर के वो बाकी के दूसरे बॉडी पार्ट में जाता है। अदरवाइज तंबाकू खाने से जो किक मिलता है बॉडी को, वो क्यों मिलता है? अगर वो सिर्फ मुंह के अंदर रह जाता है, वहाँ से बॉडी किसी पार्ट में नहीं जाता तो उसका नुकसान उतना ही रहेगा, चाहे आप उसको मुंह में रखें तो भी नुकसान उतना ही होना है शरीर को। एक और भ्रांति है कि आजकल अलग अलग फ्लेवर में सिगरेट वगैरह आ रही है, हुक्का वगैरह आ रहे हैं, और उसमें भी ये रहता है कि ये फ्लेवर का उपयोग हो रहा है, तो इससे जो तंबाकू की जो सेंसिटिविटी है या तंबाकू का जो इंटेंसिटी है वो कम हो रही है, क्या ये सही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन जो उसमें कार्सिनोजेनिक हैं वो तो सेम ही है। इवन अगर फ्लेवर के साथ में ले रहे हो तो जो उसका कड़वापन तंबाकू का है वो हट जाता है, तो उल्टा आप व्यसन ज़्यादा करेंगे और आपको तंबाकू के कारण जो शरीर को नुकसान होना है वो इवन और ज़्यादा होगा। जी, सिगरेट वगैरह आजकल युवाओं में जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, गुटखा खाना है, तंबाकू का सेवन करना है, चैन स्मोक उस तरीके से, तो उसमें जो युवाओं की जो लत बढ़ती जा रही है, जो आपके पास में केस आ रहे हैं, उसमें कौन सी उम्र का जो है कि उस उम्र के केस सबसे ज्यादा आ रहे हैं? सो यूजुअली जो कैंसर 50 से 60 साल की उम्र के बाद में ये पहले होते हैं, लेकिन वर्तमान अभी अगर आप देखो तो ये इंसिडेंस काफ़ी अर्ली एज में शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। आप मानोगे नहीं, 20 से 22 साल की उम्र से ही कैंसर देखना स्टार्ट कर देते हैं। हम ऐसा बोलते हैं कि लगभग तंबाकू सेवन से 8 से 10 साल बाद यूजुअली कैंसर का रिस्क बढ़ना स्टार्ट होता है। अगर वो तंबाकू का सेवन 15 से 20 साल की उम्र में स्टार्ट कर देंगे, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन एज है, जिस एज में सबसे ज़्यादा तंबाकू का लत लगती है, तो जब वो अपनी 30 साल की उम्र या 35-40 साल की उम्र तक पहुंचेंगे, तब तक उनमें कैंसर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो तंबाकू का है, तंबाकू बॉडी में जाने के बाद में क्या कुछ करता है, वो आपसे बिल्कुल आसान और सरल भाषा में समझना चाहेंगे आप। तंबाकू अपन जो खाते हैं उसमें लगभग 83 तरह के ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि कैंसर कोज करते हैं। तंबाकू में 83 प्रकार के, लगभग 83 तरह के। अभी और रिसर्च चल रहा है, हो सकता है कि ये नंबर कुछ टाइम में और बढ़ जाए। जी, उनको मिलाकर तंबाकू बनता है, कंपोजिशन। वो तंबाकू जब हम लेते हैं तो मैं दोनों तरह के तंबाकू की बात कर रहा हूँ, चेविंग फॉर्म हो चाहे स्मोक्ड फॉर्म हो, तो वो बर्न करके या अनबर्न्ड जो सब्सटेंस रहते हैं उसके अंदर, वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। उसमें निकोटिन भी एक सब्सटेंस होता है जो कि एडिक्शन लाता है, लेकिन निकोटिन अपने आप में कैंसर कोज नहीं करता है, लेकिन निकोटिन के कारण एडिक्शन होता है, और उस एडिक्शन के कारण हम तंबाकू का सेवन करते हैं, और उसमें जो दूसरे कंपोनेंट होते हैं जो कि शरीर को हानि पहुंचाते हैं। तो हानि का आपने जिक्र किया, तो क्या वो जब वो तंबाकू के जो जैसा आपने बताया सेल्स को जाके डैमेज करता है, क्या करता है? जो तंबाकू अपन खाते हैं कहीं ना कहीं अपना जो बॉडी का एक सिस्टम होता है, कोई भी बॉडी के अंदर ख़राब चीज़ आती है तो बॉडी उसको डिटॉक्सीफाई करती है, उसको एक्सक्रिएट करती है। जो इस तरह की जो चीज़ें आती हैं वो कहीं ना कहीं अपना जो डीएनएज वगैरह होते हैं उनमें कुछ एक तरह के चेंजेस लाते हैं, जिसके कारण कुछ म्यूटेशंस होते हैं, जो बॉडी का फंक्शन होता है वो अफेक्ट होता है उसके कारण से। और वो सेल्स जो है यूजुअली क्या होता है, कोई भी बॉडी पार्ट रहता है वो एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ता है, ठीक है, यानी कि आप बॉडी में उसको बनाने का और एक लिमिट तक बढ़ जाने के बाद उसको कंट्रोल करने का मैकेनिज्म होता है। सो कहीं ना कहीं अगर गुणसूत्रों में डीएनए में इस तरह का चेंज आ गया कि उसका कंट्रोल चला जाए ग्रोथ करने का, तो वो कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, और यही कैंसर है। यानी कि किसी भी बॉडी पार्ट का बैलेंस सिस्टम पूरा बिगाड़ देता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो गई, वही कैंसर हो गया। एक सबसे बड़ी बात, सिगरेट पीना तो हानिकारक है ही है, लेकिन सिगरेट पीने वाले के जब पास में बैठते वो कितना हानिकारक है?
सो पैसिव स्मोकिंग कहलाती है वो, कहीं ना कहीं वो भी उतनी हानिकारक है जितना एक्टिव स्मोकिंग है। हाँ, हम बोल सकते हैं कि नहीं पी रहे हो, लेकिन जो पी रहा है उसके पास में बैठे हो तो उतना ही नुकसान होगा जितना वो पी रहा है। थोड़ा सा कम बोल सकते हैं, बिकॉज उतना कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर नहीं जाएगा। तो मतलब हम भी अप्रत्यक्ष रूप से शिकार तो हो रहे हैं। जी, और एक रिपोर्ट और है जिसके अनुसार ये कहा गया है कि भारत में करीबन 13.5 लोग जो हैं वो प्रतिवर्ष कैंसर के कारण मर रहे हैं, और उसमें से भी एक डेटा है कि जो 14% लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये मुंह के और गले के कैंसर से मर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्टीमेटली एक और जो चीज़ है, मौत का कारण डेफिनेटली कैंसर तो है ही, साथ में एक और जो चीज़ है, भारत में कैंसर यूजुअली काफ़ी लेट स्टेज में डायग्नोज होता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मेंटेलिटी ये रहती है कोई छोटी सी चीज़ है, जब तक वो अपन को तकलीफ नहीं दे रही है तब तक अपन उस पर ध्यान ही नहीं देते। जब तक कि वो छाला इतना बड़ा हो जाएगा कि या तो मुंह के अंदर से निकल के बाहर चमड़ी तक आ जाए, या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देना स्टार्ट कर दे, दर्द देना स्टार्ट कर दे, तब जा करके अपन जागरूक होते हैं, तब जा करके हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तब तक वो ऑलरेडी काफ़ी एडवांस हो चुका होता है, तो उसके कारण से मृत्यु दर भी कैंसर से रिलेटेड जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल सही बताया। अब जो लक्षण आप बता रहे थे थोड़ा सा और विस्तार से बताइए, कैसे पहचाने कि मुंह का कैंसर हो चुका है या गले का कैंसर हो चुका है, या जैसे बॉडी में जो अलग पार्ट है जैसे फेफड़ों में भी जो सिगरेट पीने से होता है, तो इसके क्या मतलब लक्षण क्या है? हर ऑर्गन के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं कैंसर के हिसाब से। अगर हम बात करें मुंह के कैंसर के हिसाब से, तो मुंह में यूजुअली कोई भी छाला है, नॉर्मली छाले होते भी हैं, लेकिन छाले होते हैं, मिट जाते हैं कुछ टाइम में, वापस से मिट करके किसी दूसरी जगह पे छाले हो जाते हैं, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत तब होती है जब एक ही जगह पे छाला है और लगभग 3 सप्ताह हो गए, छाला बढ़ नहीं रहा है, छाला बढ़ता जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक फर्स्ट सिम्टम होता है कैंसर का। मतलब छाला होगा तब हम पहचान सकते हैं वो जो ठीक नहीं हो रहा, जो ठीक नहीं हो रहा। किसी के डॉक्टर साहब वो कोई गांठ टाइप बन जाती दांत के नीचे, वो दर्द नहीं देती, ना कोई छाला होता है, बाद में जाके जब डायग्नोसिस करवाते हैं तब पता चलता है कि ये में भी कैंसर की गांठ। तो इसमें एक और चीज़ होती है, बहुत सी बार दांत का नीचे वाला पार्ट जिसे हम एल्वियस बोलते हैं, वहाँ से अगर कैंसर ओरिजिनेट होता है तो होता क्या है कि उसका फर्स्ट सिम्टम होता है दांत में दर्द होना। हमें लगता है कि दांत में दर्द है, हम डेंटिस्ट के पास जाकर के दांत को निकलवा देते हैं। दांत को निकलवाने के बाद में क्या होता है कि वहाँ पे बिकॉज कैंसर के कारण ये सारी चीज़ स्टार्ट हो रही थी, तो वहाँ पे धीरे धीरे वो नासूर बढ़ता चला जाता है, बढ़ने के बाद में वहाँ पे घाव बन जाता है। तो इनिशियली इस तरह का इंप्रेशन आता है पेशेंट को कि शायद वो वहाँ पे घाव बना है, और वो घाव बना है वो भी भरा नहीं है, तो उस कारण से ये इस तरह से दिख रहा है। लेकिन एक्चुअली वो कैंसर था जिसके कारण से दांत को उसने लूज किया, दर्द होना स्टार्ट हुआ, जब वो हट गया तो उसको और अच्छे से बाहर ग्रोथ हुआ और उसको पेशेंट को आसानी से ऑब्जर्व हुआ। जी, तो इस कारण से वो काफ़ी लेट डायग्नोज हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं ये तो दांत निकाला इस कारण से हुआ है। जो दांत के डॉक्टर के पास में जाते हैं तो क्या वो बता सकते हैं कि भाई ये हो सकता है? बिल्कुल, डेंटिस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैंसर्स के डायग्नोसिस में, मुंह के कैंसर्स। बिकॉज बहुत सी बार मुंह में अपने को कोई तकलीफ होती है तो अपन यूजुअली डेंटिस्ट के पास में जाते हैं, वो पूरा एवल्यूशन करते हैं ओरल कैविटी का, दांतों का। तो अधिकांशतः ऐसा होता है कि वो उस चीज़ को बिल्कुल अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं और वो उसको जहाँ पे भी नियर बाई कैंसर सेंटर है जहाँ पे भी उसको रेफर कर देते हैं। और गले के कैंसर की बात हुई है, तो गले में ऐसा क्या कुछ होता है? क्या कुछ निकलने में परेशानी रहती है या साफ तरीके से बोल नहीं पाते? गले के कैंसर की क्या? गले में अगर कैंसर रहता है तो एक तो खाना निकलने में दिक्कत आना, अगर वो थोड़ा पीछे वाले पार्ट में मुंह के में अगर अचानक से दिक्कत या कंटिन्यू दिक्कत आती है, बहुत ही स्लोली बढ़ती है जी, दिक्कत एकदम से नहीं होती है, क्योंकि कैंसर को ग्रो करने में भी टाइम लगता है। वो इनिशियली जैसे खाना निकलने में थोड़ी दिक्कत होना, खाना खाने निकलते टाइम पे दर्द होना, आवाज़ में चेंज आना, यानी कि ध्वनि यंत्र के यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होना, वो सब चीज़ें इसमें। गले की बात चल रही है तो एक और जो सिगरेट वगैरह पीते हैं उनका ये मानना है कि गले को साफ करने के लिए हम पीते हैं, इससे हमारी आवाज़ और स्पष्ट हो जाती है। ये बिल्कुल गलत है। इवन कि गला बिल्कुल साफ हो जाता है। गला साफ होता है या पूरी जिंदगी साफ होती है? जिंदगी साफ होने की तरफ ज़्यादा जाता है। एक्चुअली होता ये है कि अगर हम सिगरेट पीते हैं तो इवन आवाज़ चेंज होने का डर रहता है। आप जैसे देखते भी होंगे कि जो बहुत से सिंगर्स रहते हैं वो सिगरेट कभी नहीं पीते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी आवाज़ का जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएगा। तो ना तो ये गला साफ करने में हेल्प करता है, ना ही आवाज़ को सही करने में हेल्प करता है। जी बिल्कुल। सबसे एक आजकल की सबसे बड़ी गंभीर समस्या है कि पुरुष तो खैर धूम्रपान और तंबाकू का सेवन करते हैं, लेकिन महिलाओं की बात करी जाए तो महिलाएं भी धूम्रपान, करीबन मेरे पास में जो रिपोर्ट है 5% जो महिलाएं हैं वो भी धूम्रपान और तंबाकू का सेवन करती। तो उनके ऊपर क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है? उनके ऊपर इफेक्ट एग्जैक्टली सेम रहता है जैसा कि पुरुषों के ऊपर होता है, चाहे वो कैंसर से रिलेटेड हो या फिर हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो, उन सब का रिस्क ऑलमोस्ट सेम रहता है जैसा कि मेल में होता है। लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करी जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक जो रिप्रोडक्टिविटी है, चाहे पुरुष की हो चाहे महिला की हो, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है
वो भी काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। बिल्कुल, उससे बांझपन बढ़ता है। पुरुषों में स्पेशली स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं जी। जिसके कारण से बांझपन आता है। महिलाओं में भी ओम को कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करता है, लेकिन पुरुषों पे उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। जी, एक आजकल सबसे बड़ी समस्या है कि आजकल जो डायबिटीज़ की समस्या है, हार्ट अटैक, जो हार्ट की प्रॉब्लम है उसकी समस्या है, और कई तरह की समस्याएं हैं जो हर घर में है। क्या इन समस्याओं से जो व्यक्ति जूझ रहा है और वो इसका तंबाकू का या धूम्रपान या सिगरेट वगैरह पी रहा है, तो क्या उनके ऊपर एक्स्ट्रा कुछ नुकसान रहेगा? जो कैंसर की रिस्क पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम बात करें कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है और वो स्मोकिंग कर रहा है, तो डायबिटीज जैसे किसी को है तो उसका ऑलरेडी हार्ट और जो किडनी है या बॉडी का और भी जो पार्ट्स हैं उन पे इफेक्ट आएगा। लेकिन साथ में तंबाकू खाएंगे तो एक और एक करके 2 नहीं होंगे, वो एक और एक करके 11 होंगे। अच्छा, एक और एक करके 11 हो जाएंगे, तो वो इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा आएगा उस चीज़ का। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या तंबाकू अगर साथ में होंगे तो किडनी पे और ज़्यादा इफेक्ट लेके आएंगे, हार्ट पे और ज़्यादा इफेक्ट लेके आएंगे, जिससे कि हार्ट अटैक उनका रिस्क कहीं ज़्यादा गुना बढ़ जाएगा। जो हमारी जीवन प्रत्याशा है वो 69 ईयर के आसपास है, 69-70 के आसपास है। आपको क्या लगता है जो तंबाकू का सेवन करता है, जो स्मोकिंग करता है, उनकी जो उम्र है वो कितनी रहेगी? 70 साल तो एवरेज मान के अगर चलें तो वो कितने साल जिएगा? वो डिपेंड करता है कि आप कितना स्मोकिंग करते हैं, कितना टोबैको लेते हैं, उसका सेवन कितना है, और ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है तो उसमें 100% कैंसर या हार्ट अटैक वाली चीज होगी ही। लेकिन अगर हम एवरेज बात करें तो ये बता रहे हैं कि जो तंबाकू सेवन वगैरह जो कर रहे हैं, जो कैंसर के जो गले के कैंसर हैं, मुंह का कैंसर है, वो अधिकांश उन लोगों, अधिकांश क्या 90% से ज्यादा वही लोग हैं जो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। सो मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ कि हम बात कर सकते हैं कि जहाँ पे हम 69 या 70 ईयर्स के आसपास बोलते हैं एवरेज एज, तो तंबाकू सेवन करने वालों की हम बोल सकते हैं लगभग ये उम्र 65, 65, 64 के आसपास कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगी एवरेज एज जो। और वो भी अगर आपको अर्ली स्टेज में पता चल जाए कि आपको गले का कैंसर है, आप स्टेज 3 में जाके अगर आपको पता चल रहा है तो मरना लगभग। वो डिपेंड करता है अगेन कि आपका स्टेज क्या है। अगर मोटा मोटा हम बात करें मुंह या गले के कैंसर की, तो स्टेज 3 में सारा ट्रीटमेंट अगर कंप्लीट लेते हैं तो लगभग 65% लोग पूरी तरह से सही हो जाते हैं। इसी की जगह अगर स्टेज 1 में है तो 85 से 90% व्यक्ति पूरी तरह से सही हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ा प्रश्न है, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी व्यक्ति को, उसका ट्रीटमेंट आप कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद में फिर से वो कैंसर क्या होने की संभावना रहती है? बिल्कुल, अगर वो गुटखा तंबाकू कुछ भी नहीं खाए, क्योंकि एक बार ठोकर लगने के बाद में अक्सर इंसान संभल जाता है और वो संभल भी जाता है, लेकिन बाद में क्या बॉडी संभल पाती है उस अनुपात में? 2 चीज़ें इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये चीज़ कि उस जगह पे जहाँ पे कैंसर था उसका ट्रीटमेंट हो गया, उसी जगह पे वापस से कैंसर होने का रिस्क, वो जस्ट डिपेंड करता है स्टेज के ऊपर, जो कि अभी हम जस्ट डिस्कस कर ही रहे थे कि स्टेज 1 में 85 से 90% व्यक्तियों में सही हो जाता है, यानी कि 10 से 15% व्यक्तियों में बीमारी वापस से उस जगह पे आने का डर है। एक तो चीज़ हो गई है। दूसरा चीज़ कि अगर किसी ने तंबाकू खाया है तो उसका इफेक्ट ओरल कैविटी पे हर पार्ट पे आएगा, चाहे वो जुबान हो, चाहे गाल की तरफ हो, लिप्स हो या ऊपर वाला तालू हो। वो रिस्क तो रहेगा ही उसको, चाहे उसने तंबाकू छोड़ दिया तो भी मुंह के किसी दूसरे पार्ट में होने का, कैंसर होने का रिस्क उसको रहेगा। जी, मतलब एक बार अगर आप इसके पकड़ में आ गए तो फिर बचाव ही उपचार है। पहले भी बचाव ही उपचार और बाद में तो अत्यधिक बचाव ही उपचार है। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर नहीं हो, तंबाकू वो खा रहा है और कैंसर की जो जागरूकता कार्यक्रम अब हम जैसे चला रहे हैं वैसे वो कोई जागरूकता कार्यक्रम सुनता है या जागरूकता कार्यक्रम से जुड़ता है और तंबाकू खाना छोड़ देता है, तो बाजार में ऐसे कई सब्स्टिट्यूट उपलब्ध है कि तंबाकू की जगह या सिगरेट की जगह आप ये खा सकते हैं, तो क्या वो ज़्यादा लाभप्रद है? एक्चुअली अगर कोई तंबाकू छोड़ना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका आप बहुत ही उस चीज़ को स्ट्रिक्टली अपने ऊपर लें कि हमें छोड़ना चाहता हूँ। सबसे पहले आप ये चीज़ डिसाइड आपने कर लिया कि छोड़ना है, तो लगभग आप एक दिमाग में बनाएगा मुझे अगले 1 से 2 सप्ताह में तंबाकू छोड़ना है। वो से लोग बोलते हैं छोड़ सकते हैं, एकदम से छोड़ सकते हैं लोग बोलते हैं, और कुछ एक लोग उस चीज में सक्सेस भी जाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग उसमें फेल होंगे। या फिर ये नियम है कि आप डोज को कम करते उसके लिए अगर मैं थोड़ा वो डिटेल में बताना चाहूँ तो आप लगभग एक टारगेट लीजिएगा कि हाँ मुझे अगले 1 से 2 सप्ताह में उस चीज़ को छोड़ना है, और उस 1-2 सप्ताह के अंदर आप डोज को काफ़ी कम कर दीजिए। जैसे आप जितना लेते थे उसका आधा या 25% के आसपास डोज कम करना स्टार्ट कीजिएगा। साथ में आप ये चीज़ समझिएगा कि जब आप इसको कम करेंगे आपको सिम्टम्स क्या आएंगे, तो आपको पहले से उनके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। जैसे कि आप तंबाकू छोड़ेंगे तो आपको इरिटेबिलिटी रहेगी, आप फ्रस्ट्रेट रहोगे, आपका किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनेगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपको बार बार उस चीज़ की याद आएगी।
तो वो चीज़ आपको दिमाग में पहले से पता होना चाहिए, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर होंगे कि ये सब चीज़ें होनी है, लेकिन ये सब चीज़ें टेम्परेरी रहेगी, परमानेंट नहीं मेंटली रहेगी। प्रिपेयर नहीं हो पाए तो क्या कुछ किया जाए, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, एकदम से आदत जो बनी हुई है उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। इतने जो जैसे आपने भाव बताए हैं वो भाव आएंगे तो उनको कैसे डाइवर्ट करें? सो उसके लिए एक तो सबसे पहली चीज़ आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा जी। दूसरी चीज़, आप अपने माउथ को बिजी रखिएगा। जैसे कि आप घर में कुछ भी ककड़ी, कैरेट या मतलब हमें gums, chewing साइकोलॉजी gums, से खुद की खुद को बाहर साइकोलॉजी निकालना से पड़ेगा। खुद को ही लड़ना है सबसे पहली यस। बात। और एक और चीज़ होती है, बहुत सी बार क्या होता है, एक ट्रिगर पॉइंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई वर्कर है, वो काम कर रहा है, उसको पता है जैसे ही ब्रेक होएगा उसके बाद मुझे तंबाकू लेना है, या किसी का होता है कि मैं खाना खाने के बाद तंबाकू लेता हूँ, या सुबह उठने के बाद तंबाकू लेता हूँ। तो अगर किसी कारण से अगर आपका ब्रेक जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 बजे होता है, अब उसकी जगह वो 5-6 बजे तक हो गया ना, तो आपको 2 बजे से 6 बजे के बीच में शायद क्रेविंग नहीं होगी, लेकिन आपका 6 बजे ब्रेक हुआ तो आपको तुरंत आएगा मुझे तंबाकू लेना है जी। तो ये जो ट्रिगर पॉइंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या चीज़ें आपको ट्रिगर करती है जिससे आप लेते हैं, तो उस टाइम पे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिएगा कि मुझे इस टाइम पर नहीं लेना है, तो वो फिर जैसे ही निकलेगा आपको शायद उतनी क्रेविंग नहीं होगी। जी। तंबाकू और सिगरेट की रिप्लेसमेंट के लिए बाजार में ऐसी कई चीज़ें उपलब्ध हैं, कई मेडिकल जो कंपनियां वो भी बना रही है, क्या वो इस कंडीशन में अपनी प्रभावी भूमिका निभा पा रही है? बिल्कुल, वो हेल्पफुल होती है। जैसे हम बात भी कर रहे थे कि निकोटीन जो है उसका एडिक्शन होता है। जी। निकोटीन आपको उस चीज़ को छोड़ने से रोकता है। अब जो भी आप तंबाकू गुटखा लेते हैं तो उसके साथ जो एक्स्ट्रा सब्सटेंस जाते हैं बॉडी के अंदर, वो आपके बॉडी को नुकसान कर रहे हैं। तो अगर हम निकोटीन से रिलेटेड टैबलेट्स होती है या स्किन पे अप्लाई करने के लिए पैच होते हैं, उनको हम यूज़ में लेंगे तो हमें उसको छोड़ने में हेल्प मिलेगी। आपने निकोटीन का जिक्र किया, हम कॉफ़ी पीते हैं उसमें कैफीन होता है, तो क्या ये कैफीन और निकोटीन दोनों ही हानिकारक है या सिर्फ निकोटीन हानिकारक है, कैफीन इतना हानिकारक नहीं So, जितना ये निकोटीन है? addictive ये एक सब- भ्रांति है, वो आपसे बिल्कुल क्लियर करना चाहेंगे इस चीज़ सो को भी। देखो, निकोटीन अपने आप में बॉडी को इस तरह से एक्सेस नुकसान नहीं पहुंचाता जी। है, उसके साथ वाले सब्सटेंस पहुंचाते हैं। कैफीन अगेन वो भी एडिक्टिव सब्सटेंस होता है जो कि ब्रेन को कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करता है, लेकिन कैफीन के अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स बॉडी को नहीं होते हैं। अगर हम सिगरेट, तंबाकू की बात करें तो उनमें निकोटीन, अगर आप सिर्फ निकोटीन ले रहे हैं तो वो आपके बॉडी को नुकसान नहीं करेगा, लेकिन उसके साथ वाले जो सब्सटेंस आपको आ रहे हैं वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। जी। 31 मई को पूरे विश्व में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, इस बार भी मनाया गया, और उसकी जो थीम थी, उसकी थीम मैं बता देता हूं, अनमास्किंग द अपील, तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति को उजागर करना। हर साल किसी न किसी थीम को लेकर मनाया जाता है और उस थीम के पीछे इर्द गिर्द पूरा उस दिवस को मनाने का उद्देश्य छिपा हुआ रहता है, यानी बहुत बड़ी समस्या है पूरे विश्व स्तर की। सो इसके लिए गवर्नमेंट को डेफिनेटली स्टेप्स ऑलरेडी लिए जी, हुए लिए हैं, हुए हैं, और मुझे बिल्कुल। लगता है कि वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट शायद नहीं हो पा रहे हैं। जी। गवर्नमेंट ने जो पंचवर्षीय योजना होती है उसमें भी इसके लिए प्रोग्राम ऐड किया है। गवर्नमेंट ने टैक्स भी इंक्रीज किया है कि तंबाकू के प्रोडक्शन पे टैक्स बढ़ा दिया जाए ताकि वो महंगी हो जाए, लोग उनको कंज्यूम नहीं करें, पर शायद ये चीज़ भी हेल्पफुल उतना नहीं हो पा रही है। हम बात करें, गवर्नमेंट ने बोला है कि स्कूल परिसर के आसपास वाले एरिया में तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट इस तरह की चीज़ें ना मिले, लेकिन हम देखें तो आसानी से मिल जाती है। हालांकि जो तंबाकू वगैरह बेचते हैं, जो पुड़ियों में बिकता है, सबके ऊपर बकायदा फोटो चेतावनी लिखा लिखी होता हुई है, रहती 18 साल का लिखा होता है। जी बिल्कुल। टीवी की जो अपन टीवी पे देखते हैं, जो मूवी वगैरह देखते हैं, सब में सरकार अपना प्रयास करने में कभी पीछे नहीं हट रही है। बिल्कुल। तो हम वो दृढ़ इच्छा जो शक्ति है वो कहाँ से लाएं? उसके लिए आप एज ए डॉक्टर होने के नाते जब पेशेंट को बताते हैं, जब इतने बड़े खतरों से आगाह करते हैं, तो फिर क्या कुछ ऐसा समझाते हैं ताकि वो मान जाता है? यूजुअली क्या होता है कि उन पेशेंट्स को जिनको तंबाकू के कारण कैंसर हो रखा होता है, उनको समझाना यूजुअली काफ़ी आसान होता है, क्योंकि उनको बॉडी को ऑलरेडी इतनी बड़ी तकलीफ हो गई है जिसमें कि उनको कहीं ना कहीं लगता है जान का खतरा भी आ गया है, तो उनको काउंसल करना काफ़ी आसान हो जाता है। और अधिकांश पेशेंट्स जो हैं छोड़ भी देते हैं उसके बाद में। जी। कुछ एक नहीं छोड़ते, वो अलग बात है, लेकिन अधिकांश छोड़ देते हैं, क्योंकि उनमें नाउ जो है ना एक दृढ़ निश्चय आ जाता है कि मुझे छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे ऑलरेडी बीमारी हो गई है। जी। तो उनको छुड़वाना काफ़ी आसान होता है, लेकिन जो युवा पीढ़ी में होते हैं उनको पता ही नहीं है कि इससे क्या तकलीफ हो सकती है, उनको छुड़वाना काफ़ी मुश्किल होता है। और उनके लिए जो मैं आपको बात कर रहा था कि बहुत से रोल मॉडल्स हैं जिनको देख करके वो अपने को ग्रो किया, उन्होंने बचपन से देखा है, जब वो उनको तंबाकू का सेवन करते हुए देखते हैं तो उनको नॉर्मल लगता है। जी। नशा मुक्ति शिविर भी काफ़ी तादाद में है, हर शहर में अब तो हर कस्बे में मौजूद है। क्या आपको लगता है कि नशा मुक्ति
जो शिविर है वो तंबाकू सेवन और धूम्रपान को रोकने में अपनी प्रभावी भूमिका निभा बिल्कुल, पाते हैं? बहुत और ही- इसका क्या कोई टाइम फ्रेम फिक्स है कि भाई इतने महीने में मतलब बिल्कुल छूट सकता है वो? देखो, ये काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभा रहे हैं जी। डी एडिक्शन में, और ये बहुत सी बार एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं बोला जा सकता है, बिकॉज इसलिए क्योंकि कुछ लोग कम सेवन करते हैं तो शायद वो जल्दी छोड़ देंगे, कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, और ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। तो यूजुअली 2 से 3 महीने का टाइम हम बोल सकते हैं, जिसमें कि वो अगर प्रयास करें तो कम्प्लीटली उस चीज़ को जी फिट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत अंतिम पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं। अंतिम प्रश्न है जो हमारे दर्शक हैं उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे तंबाकू सेवन और धूम्रपान नहीं करने को लेकर? सो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? जी। सो तंबाकू एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको हर बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है, आपको अंदर से खोखला करता है। सो अगर हम बात करें कि तंबाकू का एक बार सेवन भी अगर आप करते हैं तो वो एक बार तंबाकू का सेवन भी आपको आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। सो इसका कम्प्लीटली हमें अवॉइड करना चाहिए तंबाकू को, क्योंकि ये अपने हर बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट करता है। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर तेज प्रताप सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि तंबाकू बहुत जानलेवा है। ये हमें सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। और क्या कुछ नुकसान पहुंचाता है वो भी डॉक्टर साहब ने इतने सरलता के साथ और सहजता के साथ में हमें बताया है। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर पधारे और इतनी सरलता और सहजता के साथ इतनी महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर अपने विचार साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं, यही अपील करते हैं कि आप भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, तंबाकू सेवन और धूम्रपान से पूरी तरह से दूर रहें, क्योंकि ये हमारी खुशहाल जिंदगी में एक दुश्मन की तरह है तंबाकू सेवन करना और धूम्रपान करना। इसलिए ये सच है और ये सही कहते हैं कि धूम्रपान काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना प्रोग्राम, आपका अपना न्यूज़ चैनल DD न्यूज़ राजस्थान। नमस्कार।